नमस्कार। आज हम दो ऐसे आइडियाज़ पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़े सिंपल लगते हैं लेकिन असल में बहुत पावरफुल हैं। नागरिकता और लोकतंत्र। ये सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जो तय करती हैं कि हम एक समाज के तौर पर कैसे रहते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी देश का हिस्सा होने का, उसका सदस्य होने का आखिर मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ एक पासपोर्ट या कोई आईडी कार्ड रखने की बात है, या फिर इसका मतलब कुछ ज्यादा गहरा है? यही सवाल हमें इस पूरी चर्चा में गाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता की। देखिए, ये सिर्फ एक लीगल स्टेटस या कानूनी औपचारिकता नहीं है। असल में ये एक इंसान और उसके कम्युनिटी के बीच का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। इस आइडिया को समझने के लिए अंग्रेज सोशियोलॉजिस्ट टी.एच. मार्शल की डेफिनेशन एक बेहतरीन शुरुआत है। 1950 में उन्होंने कहा था कि नागरिकता का मतलब है एक राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता। यहां ध्यान देने वाली बात ये दो शब्द हैं, पूर्ण और समान। और पता है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें तो एंशिएंट ग्रीस तक जाती हैं। महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा था कि नागरिक वो हैं जो शासन करने और शासित होने, मतलब रूल करने और रूल किए जाने, दोनों ही प्रक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। इससे पता चलता है कि नागरिकता हमेशा से ही एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का आइडिया रही है। तो सवाल यह है कि मार्शल के हिसाब से इस सदस्यता का असली मतलब क्या था? उन्होंने इसे 3 अलग-अलग तरह के अधिकारों में बांटा, जिन्हें हम आज आधुनिक नागरिकता के 3 पिलर्स या स्तंभ भी कह सकते हैं। सबसे पहला है सिविल राइट्स या नागरिक अधिकार। ये हमें व्यक्तिगत आज़ादी की गारंटी देते हैं, जैसे बोलने की आज़ादी या संपत्ति रखने का अधिकार। दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स यानी राजनैतिक अधिकार, जो हमें पावर में हिस्सा लेने का मौका देते हैं, जैसे वोट देना या चुनाव लड़ना। और तीसरा है सोशल राइट्स या सामाजिक अधिकार, जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं। ये तीनों मिलकर ही किसी को एक पूर्ण सदस्य बनाते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि मार्शल का ये लिबरल मॉडल ही अकेला नजरिया नहीं है। जैसे मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि ये अधिकार कोई अपने आप नहीं मिले, बल्कि ये अमीर और गरीब के बीच क्लास स्ट्रगल का नतीजा है। वहीं फेमिनिस्ट आलोचक कहते हैं कि नागरिकता का ये परंपरागत आइडिया पुरुषों के अनुभव को ही सब कुछ मानकर चलता है और महिलाओं के नजरिए को अनदेखा कर देता है। तो यहां से एक बहुत ही नेचुरल सवाल उठता है। चलो मान लिया कि नागरिकों के पास राजनीतिक अधिकार हैं, यानी शासन में हिस्सा लेने की पावर है, पर इतने सारे लोग मिलकर उस पावर का इस्तेमाल करेंगे कैसे? इसी सवाल का जवाब हमें लोकतंत्र की तरफ ले जाता है। तो ये है हमारा दूसरा बड़ा टॉपिक, लोकतंत्र। ये बेसिकली उस सिस्टम का नाम है जिसके जरिए नागरिक अपने पॉलिटिकल राइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे सीधा मतलब है जनता का शासन। ये शब्द भी एंशिएंट ग्रीस से ही आया है। डेमोस जिसका मतलब है जनता और क्रेटोस जिसका मतलब है शक्ति या शासन। तो अगर इन दोनों को मिला दें तो लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता की शक्ति। और शायद इस आइडिया को अब्राहम लिंकन से बेहतर किसी ने नहीं समझाया। उनकी ये जो मशहूर लाइन है, लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है, ये लोकतांत्रिक सोच के पूरे सार को एक लाइन में बता देती है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जनता का शासन असल में दिखेगा कैसा? आखिर करोड़ों लोग एक साथ मिलकर शासन करेंगे कैसे? इसी सवाल के जवाब में लोकतंत्र के अलग-अलग मॉडल हमारे सामने आते हैं। चलिए जरा उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे आम मॉडल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। फिर आता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या सहभागी लोकतंत्र, जहां लोग खुद सीधे फैसलों में हिस्सा लेते हैं। और एक तीसरा है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें जोर इस बात पर होता है कि कोई भी फैसला अच्छी खासी बातचीत और बहस के बाद ही लिया जाना चाहिए। तो मुद्दा यही है कि पावर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, इसकी एक बहुत ही तीखी आलोचना दार्शनिक रूसो ने की थी। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज लोग सिर्फ चुनाव वाले दिन ही आज़ाद होते हैं, उसके बाद तो वे फिर से गुलाम बन जाते हैं। ये बात कितनी सटीक तरह से दिखाती है कि शायद सिर्फ वोट दे देना ही काफ़ी नहीं है। तो फिर इसका उपाय क्या है? यहीं पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग से आगे की बात करती है। इसमें रेफरेंडम जैसे टूल्स होते हैं, जहां लोग किसी कानून पर सीधे वोट करते हैं, या फिर चुने हुए प्रतिनिधि को रिकॉल करने यानी वापस बुलाने का भी अधिकार होता है।
ये ऐसे तरीके हैं जो पावर सीधे जनता के हाथ में देते हैं। अच्छा, अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की इस ग्लोबल दुनिया में ये सारे आइडियाज कैसे बदल रहे हैं। क्योंकि सच तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन ने नागरिकता और लोकतंत्र दोनों के सामने बड़े नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक विचारक हैं डेविड हेल्ड। वो बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण अब कोई भी देश अकेले बड़े फैसले नहीं ले सकता। यूएन या आईएमएफ जैसी जो ग्लोबल संस्थाएं हैं वो बहुत पावरफुल हो गई हैं, लेकिन वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। इसी को डेमोक्रेटिक डेफिसिट या लोकतांत्रिक घाटा कहते हैं। मतलब पावर तो है पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसी के जवाब में कुछ लोग एक ग्लोबल या कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का आइडिया सामने रखते हैं, जहां फैसले ग्लोबल लेवल पर लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाएं। और यह हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। आज की दुनिया में जहां क्लाइमेट चेंज या किसी महामारी जैसी हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां किसी एक देश की सरहदों में नहीं बंधी हैं, वहां एक नागरिक होने का असली मतलब क्या है? शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।